बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को समझाने से पहले मेरी कोशिश होगी कि आपको बता दूं कि पॉलिसी क्या है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हमारे लिए इजी रहेगा। Actually, policy is a general statement that guide and set up boundaries around decision making. Policy decisions are taken by head, chief executives, or sometimes managers. In policy decision making, the policy must be clear, समझ में आने वाली हो, साफ बात हो, स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। इसमें दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म भी होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी होती हैं। स्टेबल पॉलिसीज़ हो और अंडरस्टैंडेबल हो। अंडरस्टैंडेबल मीन समझ में आने वाली पॉलिसी हो। जॉर्ज आर टेरी पॉलिसीज़ के बारे में लिखते हैं, उनका जो पॉलिसी की डेफिनेशन है वो ये है कि ये वर्बल या रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये गाइडलाइन और बाउंड्रीज ड्रा करता है। वर्बल या रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि गाइडलाइन और बाउंड्रीज को ड्रा करता है कि किन किन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। इसी तरह जो पॉलिसी है ये चार टाइप की होती है। फर्स्ट इसमें ओरिजिनेटेड पॉलिसी, देन अपील्ड पॉलिसी, देन एम्प्लॉयड पॉलिसी, और जो फोर्थ वन है वो है एक्सटर्नली इम्पोज्ड पॉलिसी। जो ओरिजिनेटेड पॉलिसी होती है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ये पॉलिसी लेती है फॉर गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स। एक्चुअल जो पॉलिसी होती है किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री को रन करने के लिए वो ओरिजिनेटेड पॉलिसी होती है। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करने के लिए ये पॉलिसी जो है वो लेती है। इस तरह अपील्ड पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी इन रिस्पांस ऑफ द अपील ऑफ लोअर मैनेजमेंट होती है। इन रिस्पांस ऑफ द अपील ऑफ लोअर मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को हैंडलिंग के लिए लोअर मैनेजमेंट जो है वो अपील करती है अपर मैनेजमेंट से, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, और फिर वो ख़ास सिचुएशन को डील करने के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसे अपील पॉलिसी कहते हैं। एम्प्लॉयड पॉलिसी जो होती है ये ना ही रिटन होती है और ना ही वर्बल होती है। No written, neither written nor verbal policy is called employed policy. मिसाल के तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर लें कि यूनिवर्सिटी में सीनियर्स को, टीचर को रिस्पेक्ट देना जो होता है ये एम्प्लॉयड पॉलिसी होती है। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्रेस कोड है कि आपने ये वाला ड्रेस पहन के जाना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एम्प्लॉयड पॉलिसी। इसमें कोई भी वर्बल या रिटन डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता, आपने एक सेट ऑफ रूल्स जो पहले से चले आ रहे हैं उनको लेकर ही चलना होता है। जो फोर्थ एंड लास्ट वन पॉलिसी में आएगा वो एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी होगी। ये जो एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी है ये या तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी या इन्फोर्स करेगी। ट्रेड यूनियंस समटाइम इसको इम्पोज करती हैं, समटाइम पब्लिक एजेंसीज़ जो हैं वो इसको इम्पोज करती हैं, समटाइम उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी फर्म की जो यूनियन होती है वो इसको इम्पोज करती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो पर आवर पे देख लें। अगर पर आवर पे जो है गवर्नमेंट उसे इन्हांस करती है तो ये फिर एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी में आ जाएगी। इसी तरह अगर किसी फर्म में ज़्यादा टाइम वर्किंग है और यूनियन जो है वो इसको कहती है कि नहीं हमने इतने आवर वर्क नहीं करना या हमें एक्स्ट्रा
पे पैकेज दिया जाए क्योंकि एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं, तो फिर वो जो पॉलिसी होगी वो एक्सटर्नली इम्पोज्ड पॉलिसी होगी। अब जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ को देखेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वो हैं जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे नॉन ऑपरेटिव पार्ट है? ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से देखने की कोशिश इसलिए करेंगे कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ की कंट्री की पॉलिसीज़ बनाई जानी हैं, उनकी जो ग्राउंड्स हैं, उनकी जो बेसिक्स हैं, वो इन पॉलिसीज़ पे कि उनकी बुनियाद इन पॉलिसीज़ पे होनी है। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है उसका समझना हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में हम देखेंगे स्टार्ट में जो फर्स्ट है, ये एक्चुअली जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक चलते हैं। तो मैंने इसको आर्टिकल्स की शक्ल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आर्टिकल्स की शक्ल में इसे दूंगा तो वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज़्यादा आर्टिकल को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने, चूँकि आपके लिए पहले मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि ये माइनर सब्जेक्ट है, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में कोशिश होती है कि डीप ना जाऊँ, तो उससे आपके लिए जो है ज़्यादा डीप नॉलेज जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ या लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए नेसेसरी होता है। आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है मैं उस हद तक ही रहूँ, इसलिए फिर मैंने इसको आर्टिकल्स की शक्ल में कैटेगराइज नहीं किया। इसको टोटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसको इस हिसाब से आपके लिए डिज़ाइन किया है। द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में जो प्रिंसिपल ड्रा किए गए हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहते हैं। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ स्टेट and each person performing function on behalf of an organ or authority of state to act according with those principles insofar as they relate to the function of the organ or authority। ये कहने का मकसद ये है, वो कहना ये चाहता है कि कोई भी स्टेट की कोई भी ऑर्गन या अथॉरिटी ऑफ स्टेट, हुकूमत या हुकूमत की कोई भी डिपार्टमेंट जो है या उसके बिहाफ पे कोई भी शख्स जो है उस अथॉरिटी को यूज़ करता है, तो उसको इन प्रिंसिपल्स को ओबे करना चाहिए। इन विद दोज प्रिंसिपल इन सो फार एज दे रिलेट टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ अथॉरिटी, जिस हद तक हो सके गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारे या कोई भी शख्स जो इसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है वो इसको जिस हद तक हो सके इन प्रिंसिपल्स पे जो आगे बयान किए जाने हैं उस पे अमल करे। इन सो फार एज ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मे बी डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्सेज बीइंग अवेलेबल फॉर द पर्पस, द प्रिंसिपल शैल बी रिगार्डेड एज बीइंग सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो बात है, द प्रिंसिपल शैल बी रिगार्डेड एज बीइंग सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका लिखने का मकसद ये है कि कोई भी ख़ास इसकी शिक जो है, इस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की कोई भी ख़ास शिक को या किसी एक को लेके अगर हम बात करें, उसको इम्पोज करने की बात करें, तो इसमें ये बात जहन में रहे कि इसका जो डिपेंडेंस है कि इसको इम्पोज किया जाना है, किस हद तक इम्पोज करना है, वो डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे। अगर तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं तो उसके लिए एफर्ट्स होंगी, उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। फिर जो तीसरी इसकी क्लास है आर्टिकल 29 की ही तीसरी क्लास है ये, तो इसमें जो राइटर है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ड्रा किया है, वो ये बात कहना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर the president in relation to the affairs of the federation and the governor of each provinces
province in relation to the affair of the provinces shall cause to prepare and laid before the each house of Majlis Shura Parliament and case may be Provincial Assembly a report on observance and implementation of principle of society and provision shall be made in the rules of procedure of National Assembly and Senate or as the case may be the Provincial Assembly for discussion on such report. हर साल जो है सदर पाकिस्तान फेडरेशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि किस हद तक इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे अमल हुआ और उसको नेशनल असम्बली और फिर वहाँ से सेनेट में भेजा जाएगा। इसी तरह हर सूबे का गवर्नर जो है वो हर साल एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में और वो प्रोविंशियल असम्बली में इस पर डिस्कशन की जाएगी। इज़ इट क्लियर? इससे आगे फिर हम जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वो कहना चाहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग whether any action of an organ or authority of state or person performing function on behalf of an organ or authority of state is in accordance with the principle of policy is that the organ or authority of state or of person concerned कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई भी गवर्नमेंट को एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट का अदारा ले रहा है या कोई भी पर्सन जो है वो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑर्गन, कोई भी शख्स जो अपना एक फंक्शन परफॉर्म किया या स्टेप्स ले रहा है, इसको डिफाइन करना कि ये जो स्टेप्स उस शख्स ने लिए, ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने जो लिए या गवर्नमेंट के किसी अदारे ने जो स्टेप्स लिए हैं, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक हैं? ये जो काम है ये कंसर्न अदारे का है, कंसर्न गवर्नमेंट का है या उस स्पेशल इंस्टीट्यूशन का है जिससे वो शख्स बिलोंग करता है, जिसके बिहाफ पे वो एक्शन या वो स्टेप्स ले रहा है। तो ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप उसको किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ये वो अदारा जो है वही सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन करेगा कि इसके जो लिए गए स्टेप्स हैं ये क्या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के मुताबिक हैं या नहीं। तो इसी का जो दूसरी क्लास है उसको हम देखें तो ये जो क्लास है ये बताती है या ये जो इसमें लिखी गई कंडीशन है ये बताती है कि ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे? The validity of an action or law shall not be called in question on ground that it is not accordance with the principle of policy, and no action shall lie against the state and any organ of state or any organ or authority of state or any person on such ground. The validity of action or law shall not be called in question. कोई भी एक्शन या कोई भी लॉ जो है वो कॉल इन क्वेश्चन नहीं होगा। किन ग्राउंड्स पर? कि ये जो एक्शन या ये जो कानून बनाया गया है ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं है और इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन जो है वो किसी स्टेट, वो गवर्नमेंट या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो इस ग्राउंड पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये वो क्लास है जिसकी वजह से हम इस पार्ट को नॉन ऑपरेटिव पार्ट कहते हैं। फिर भी इस पर जो डिफरेंट एक्शंस लिए गए हैं या इस पर मज़ीद जो लिखा गया है हमारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में, उसको हम देखते हैं। इसका सबसे पहले तो ये है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में लिखा गया है कि स्टेप्स शैल बी टेकन टू अनेबल मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इस काबिल बनाने के लिए
वो ज़रूरी स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी एंड कलेक्टिवली, और इज्तिमाई तौर पर भी, टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लाम, कि वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के बुनियादी असूलों और बुनियादी कंसेप्ट्स के मुताबिक गुजार सकें, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah। और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ऐसी सहूलियात भी दी जाएं जहां पर वो अपनी ज़िंदगी को कुरान करीम और आका रहमत सल्लम की सुन्नह के मुताबिक गुजारने, सही तौर पर सही मायनों में गुजारने के काबिल हो सकें, या जहाँ से वो इस बारे में बेहतर नॉलेज ले सकें। द स्टेट शैल इन्व्योर ऑल रिस्पेक्ट द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान। द रिजल्ट स्टेप्स जो हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए लेगी। टू मेक द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियात कंपल्सरी। कुरान मजीद और इस्लामियात की जो तालीम है इसको पूरे पाकिस्तान में कंपल्सरी करार दिया जाएगा। टू इनकरेज किया जाएगा एंड फैसिलिटेट, और सहूलियात फराहम की जाएंगी द लर्निंग ऑफ अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को पढ़ने के लिए। क्यों? इसलिए कि जो अरबिक है दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कुरान। इफ़ द मुस्लिम्स नोज बेटर about the language of Arabi, then they can understand कुरान मजीद as well। तो फिर अरेबिक जो है, अरबी लैंग्वेज जो है, उसको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं ममलकत खुदाज़ाद पाकिस्तान में फ़राहम की जानी चाहिए। जो आगे इसमें कहा, एंड टू स्क्वेयर करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की करेक्ट प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जो है इसको भी सिक्योर बनाना ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की। इसकी क्लास 20 जो है, ये जो सेकंड है इसी पैराग्राफ का, उसमें गवर्नमेंट की ये भी ज़िम्मेदारी है कि टू प्रमोट यूनिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इस्लाम मॉरल स्टैंडर्ड्स, कि लोगों के दरमियान यूनिटी और इस्लामी बेसिक जो इक़दार हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी एफर्ट की जाए। इसके अलावा टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, उशर, औकाफ एंड मास्क्स, इसके बारे में भी प्रॉपर स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएं, ऐसे लॉ बनाए जाएं, ऐसा कानून लेके आया जाए कि ज़कात और जो उशर है उसको इकट्ठा करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, औकाफ को बेहतर तरीके से रन किया जाए, मसाजिद जो हैं वो अंडर द एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो। दैट वन इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। द स्टेट shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions special representation will be given to peasants, workers and women। स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो इनकरेज करे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस composed of elected representatives ऑफ द एरियाज़ कंसर्न, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं उस एरिया से लोगों को इलेक्ट होने का मौका दिया जाए। और इसमें ख़ास जो बात है वो ये कही कि इन इंस्टीट्यूशन में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जाए किसानों को, वर्कर्स को और विमेन को। ये बुनियादी जो हुकूमतें हैं 2002 की, मुशर्रफ जिस सिस्टम को लेके आया उसमें जो किसान सीट थी और विमेन की सीट थी, अब सब इसको समझते हैं क्योंकि आपके टाइम में ही सब कुछ हुआ। इसके बाद भी जो इलेक्शन हुआ बलदियाती इलेक्शन, उसमें भी इसको आगे प्रमोट करने की एफर्ट की गई है। तो ये उसी चीज़ की बात जो है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं। फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। कौमी जो ज़िंदगी है, कौमी धारे में हर स्फेयर में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए या वुमेन की पार्टिसिपेशन को होनी चाहिए, उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएं। प्रमोशन ऑफ फैमिली एक्स्ट्रा। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। जो स्टेट है
उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि फैमिली को, माँ वालदा को, मदर को और बच्चे की प्रोटेक्शन जो है, मैरिज प्रोटेक्शन जो है, उसके लिए ज़रूरी इक़दाम जो है करे। मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कायदे-ए-आज़म रोल ऑफ मिनॉरिटीज़ में भी मैं आपको डिटेल से ये बात बता चुका हूँ कि कायदे-ए-आज़म जो थे वो बड़े क्लियर थे इस बारे में। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा था कि हम ये ममलिकत खुदादाद में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है वो जस्टिस से ट्रीट करेंगे, विल ट्रीट द मिनॉरिटीज़ विद जस्टिस। तो यही है कि द स्टेट शैल सेफगार्ड द legitimate rights and interest of minorities, including their due representation in the federal and provincial services. सूबाई और कौमी सतह की जो सर्विसेज हैं, इसमें जो मिनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, इनकी रिप्रेजेंटेशन जो हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए, वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसी तरह उनके जो राइट्स हैं और उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफ गार्ड करना ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल। जो सोशल जस्टिस है, समाजी तौर पर इंसाफ जो है वो हक की फराहमी हर शख्स को होनी चाहिए, और जितनी भी सोशल इवल्स हैं उसके ख़ात्मे के लिए गवर्नमेंट जो है वो इक़दाम करे। कौन कौन से हैं इक़दाम या कौन कौन सी सोशल जस्टिस पे क्या क्या करना है, उसके बारे में एक सेट डिफ़ाइन किया हुआ है। हम उसे देखते हैं कि कौन सा सेट जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया। प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड एरिया। वो क्लासेस कंट्री की जो कि बैकवर्ड हैं, और वो एरियाज़ जहाँ पे तालीम आम नहीं है, जो कि बैकवर्ड हैं, उन पर स्पेशल केयर की जाए, वहाँ पे एजुकेशन और इकनॉमिक जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए। ये नहीं कि मुल्क का एक हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो और एक हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा जहालत पे मबनी हो और उसकी जो है तरक्की उनके लिए ख्वाब हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर तरक्की के मौके जो हैं गवर्नमेंट कोशिश करे कि पूरे मुल्क में वो मिलने चाहिए। Remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education with minimum possible period. गवर्नमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो इलिटरेसी नौखवानदगी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और कम अज़ कम सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो मिनिमम पॉसिबल पीरियड में पूरे मुल्क में फ़राहम करे। मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ज़िम्मेदारी हो गवर्नमेंट की कि वो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है ये भी फ्राहम करे तमाम एरियाज़ में आम तौर पर, और जो हायर एजुकेशन है ये सबको ऑन मेरिट जो है इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हर शख्स जो अच्छे नंबर लेता है उसको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। फौरी और सस्ता इंसाफ जो है उसकी फराहमी को इंश्योर किया जाना चाहिए। मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड इन वोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज और सेक्स, एंड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क जो है किसी भी जगह काम करने के लिए उसको बेहतर फराहमी जो है, जो कंडीशन ऑफ वर्क जो है जहाँ पे काम करना है वो बेहतर हो ताकि बेहतर तौर पर काम पर जो है वो किया जा सके। इसी तरह चिल्ड्रन और विमेन जो हैं उनको वोकेशंस में एम्प्लॉय नहीं किया जाना चाहिए, उनकी सेक्स और एज का हिसाब दे के, और फिर उनको जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं विमेन को एम्प्लॉयमेंट में वो मिलने चाहिए। उनको फराहमी भी जो है वो बनाना, उनको फराहमी को भी दस्तयाब करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अनेबल the people of different areas through education, training, agriculture, industrial development and other matters to participate fully in forms of national activities including employment in services of Pakistan.
डिफरेंट एरिया के लोगों को थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी भी तरह से या कोई भी मेथड इस्तेमाल करके उनको मुकम्मल तौर पर कौमी दायरे में लाया जाए और उनको पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में भी हिस्सा दिया जाए। फिर आपको लगता है कि कोई एरिया जो है वो बैकवर्ड रह गया है या उसके लोग जो हैं वो नहीं यानी कि कौमी धारे में शामिल, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जाने चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन को से प्रिवेंट करना, गैम्बलिंग को, टेकिंग ऑफ इंजस्ट ड्रग्स जो हैं, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्सcene लिटरेचर एंड एडवर्टाइजमेंट जो है उसे रोका जाना चाहिए। अल्कोहल लिक्वर जो है उसकी कंपोजिशन को रोका जाए, अदरवाइज देन फॉर मेडिकल एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम रिलीजियस पर्पस जो है, नॉन मुस्लिम जो हैं अगर वो उनको कहीं अलाउ भी है तो वो भी महदूद होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सो एज टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस disposal of its business to meet convenience and requirement of the public, ये भी होना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फ़ी अमानिल्लाह।